मॉर्निंग। आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। काफ़ी व्यस्तता थी, आप लोग भी अपने स्कूल्स में व्यस्त रहे होंगे, कोचिंग में व्यस्त रहे होंगे, लेकिन इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो सभी लोगों के दिमाग में आता है, उसके बारे में डिस्कशन करने का विचार आया है। विषय क्या है कि 11वीं और 12वीं के साथ आप जेईई और नीट की तैयारी कैसे करें। बड़ा प्रश्न विचित्र है, इसलिए क्योंकि हमको करना 11th भी है, 12th भी है, लेकिन हमारा मेन एम जेईई और नीट है। ठीक, अब इसमें दिक्कत क्या है, विचित्रता क्या है? विचित्रता ये टाइम टेबल में है। यदि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल का टाइम नियरली 6 आवर्स होता है, +1 कर दो क्योंकि आपके आने जाने में टाइम लगता है 7 आवर्स। ठीक है, +1। नाउ यू विल हैव सम कोचिंग क्लासेस, कुछ नहीं सारे सब्जेक्ट्स की लगाए होंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथ्स की। कितना टाइम जाता होगा? नियरली 4 आवर्स। देन सेल्फ स्टडी जो आप करना जरूरी है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आप कैसे सेलेक्ट हो पाएंगे। 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स, 2 + 2 + 2। तो टोटल कितना हो गया ये? 6, 12, 16 and 1 17। Now out of 24 hours, 17 hours if you reduce it, then 7 hours ये आपके पास बचे। किस काम के लिए? सोने के लिए। कम से कम मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। तो पूरा टाइम खत्म। अब उसके पास दूसरे कोई काम करने के लिए समय नहीं है, बहुत सारे आपके दूसरे काम होते हैं, यू नो दैट। उसके लिए आपको 3 घंटे चाहिए। तो ये ऊपर वाले से तो मांगोगे नहीं, उधार मिलेगा नहीं समय, तो आपको मैनेज करना होगा। अब मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं जो यही सिखाते हैं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। ठीक है, जो बेस्ट तरीका होता है वो है ओवरलैपिंग का और दूसरा कटिंग का। ओवरलैपिंग मीन्स यदि मान लो आप खाना खाने बैठे हुए हो, ठीक है, तो उस समय आप किसी चीज़ को, किसी वीडियो को जो साथ में रख करके आप चला सकते हो। कोई क्लास आपकी जो हो सकती है, जो ऑनलाइन हो, उसको आप स्टडी कर सकते हो। यदि आपको 20 मिनट खाने के लग रहे हैं तो 20 मिनट आप साथ साथ वीडियो देख सकते हो। क्योंकि कई बार आप ये काम करते रहते हो, दूसरे कोई चीज़ें देखते रहते हो, उसके बजाय आप इस तरह से ओवरलैपिंग करें कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हैं। नंबर 1। हालांकि मैं इसका पूरी तरीके से हिमायती नहीं हूँ, क्योंकि खाना खाते समय आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन खाने में होना चाहिए, बट टाइम मैनेजमेंट के जो गुरु है वो ये बोलते हैं कि डू इट ओवरलैपिंग। और दूसरा ओवरलैपिंग कहाँ कर सकते हैं आप? स्कूल में। इफ़ यू गॉट सम पीरियड विच इज़ ऑफ, टीचर नहीं आया है, तो जनरली आप क्या करते हैं? यू वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग टू अदर्स। ठीक, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, पर अब लाइफ 11 12 की मज़े के लिए नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे क्या बनना है उसके लिए। तो सर्टनली वो टाइम होता है 1 घंटे का, आधे घंटे का, जब आप कोई ना कोई एक बुक टारगेट घर से लेके जाएं कि इस बुक का ये वाला हिस्सा मैं पढ़ के रखूँगा उस खाली समय में। ठीक है, तो यू विल यूज़ दैट टाइम। आपका यदि मान लो 1 घंटा आपने बचा लिया, तो 1 घंटा यहाँ मिल गया आपको एक्स्ट्रा, आधा घंटा आपको मिल गया खाना खाते समय, 1.5 आवर हो गए। ठीक है, और फिर कहाँ कर सकते हैं आप टाइम बचा सकते हैं? तीसरा टाइम जो बचा सकते हैं वो है कि आप ऐसी कोचिंग क्लास ज्वाइन करें जहाँ या तो तीनों सब्जेक्ट एक ही जगह हो, पर कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि तीनों टीचर्स एक से नहीं होते हैं, तो डिस्टेंसेस मिनिमम हो। ठीक है, डिस्टेंसेस मिनिमम मतलब एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे तक चल ही रहे। तो ये टाइम को आपको बचाना आना पड़ेगा। वहाँ यदि आप आधे से 1 घंटा बचाते हैं तो 2.5 आवर आपके पास हो गए। तो 2.5 आवर ऊपर वाले से मांगने की जरूरत नहीं है, यू विल मैनेज दैट बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट का एक फंडा है जो आप यूज़ करें। ठीक, याद रखें। दूसरी बात ये कि अब जब पढ़ना शुरू कर दिया आपने, तो कैसे पढ़ें? ठीक है, उसके लिए किस तरह से अपन आगे बढ़ें। बच्चों को प्रश्न सबसे बड़ा होता है, कौन सी बुक्स ले लूँ भाई मैं जिससे सब कुछ कवर हो जाए। कोई बुक नहीं है जो एक ही बुक से सारी चीज़ कवर कर ले, इम्पॉसिबल। क्या करना चाहिए इसके लिए? यदि आप सबसे पहले तो एक सिलेबस का इंसाइट होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या क्या चीज़। ठीक, उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स जरूर देखना चाहिए। 11th 12th का पूरा सिलेबस का इंसाइट उसमें है। नई बुक्स में डिलीटेड पोर्शन हटा करके दिया गया है, तो आपके पास सिर्फ 11th और 12th बेस, यानी स्कूल में जो एग्ज़ाम है, रिजल्ट आने वाला एग्ज़ाम है, स्कूल एग्ज़ाम्स में, वो पूरा उसके अंदर पका पकाया है। आपको सिर्फ पढ़ना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन के आंसर बना करके लिखने हैं। तो ये तो जरूर होना चाहिए आपके पास एनसीईआरटी बुक। सेकंड बुक, रेफरेंस बुक्स जरूर होना चाहिए। रेफरेंस बुक इज़ मस्ट। यदि आप नीट की या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अकेले एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला। सारे टॉपर बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, हमारा 25-26 साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ करके आप 11th और 12th पास हो सकते हो, नीट और जेईई नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास में
रेफरेंस बुक्स ना हो, जब तक आपके पास में MCQ बुक्स ना हो विच आर लाइक JEE एग्जामिनेशंस और IIT एग्जामिनेशंस और नीट एग्जामिनेशन, उनके जैसे क्वेश्चन हो, यू टू प्रैक्टिस दैम क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर। तो रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी होना चाहिए? फिजिक्स की बात करूँ मैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम चलता है, अपनी इंडिया में तो चलता ही है HC वर्मा। किसी से बात कर लो, ठीक, पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, उसको नाम जरूर पता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स HC वर्मा या फिजिक्स बाय इरोडो, ये दो हर कोई नाम देता है, ठीक है। बट दे आर नॉट ए बुक टू मेक योर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के नहीं है, बल्कि उसके आगे के पोर्शन के लिए क्या फंडामेंटल्स क्लियर है, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, पीछे के सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं जो दिए। वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चंस, ये डेवलप करते हैं आपके दिमाग को, तो वो होना चाहिए, लेकिन वो पहली बुक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा हमेशा कहना रहता है HC वर्मा शुड बी देयर इन योर लाइब्रेरी, ठीक है। आपने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाया होगी, उसमें जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपके पास इन तीनों में से कोई एक रेफरेंस बुक होना चाहिए, ठीक। SL अरोरा की बुक आती है, ठीक है, जिसका पब्लिकेशन मैं आपको बता दूंगा क्या है। दूसरा प्रदीप पब्लिकेशन की बुक आती है, और तीसरा ABC पब्लिकेशन की बुक भी आती है, ठीक है। ये तीनों रेफरेंस बुक्स अच्छी हैं, ठीक है, तीनों बुक्स अच्छी हैं, ठीक। इसमें से SL अरोरा की जो बुक है वो एक्चुअली धनपत राय एंड कंपनी की है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है वो। मैं जनरली इसको प्रेफर करता हूँ, लैंग्वेज भी अच्छी है, ठीक है, पीछे क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जब MCQ, ये तो तुमने पढ़ लिया, ठीक है, पहले आपने ग्लिम्सेस ऑफ इनसाइड ऑफ 11-12 दे लिया, अब आपने एक बुक पकड़ करके उससे सारे फंडामेंटल्स के साथ साथ डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा कर लिया, ठीक है, आर्टिकल्स देख लिए कुछ अच्छे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अब आपके पास टाइम होना चाहिए उन बुक्स को सॉल्व करने के लिए जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, MCQ बुक्स, ठीक है। अब JEE के लिए कौन सी होनी चाहिए? मेंस, JEE मेंस और JEE एडवांस बिल्कुल अलग अलग गेम है, उनका प्लान भी अलग अलग है, ठीक है। JEE मेंस के लिए आपको क्या होना चाहिए? JEE मेंस के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैथमेटिक्स के लिए मेरे हिसाब से टाटा मैग्रा पब्लिकेशन की आती है IIT मैथमेटिक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। सेकेंड वन यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, लगता है अपने को कि MP का पब्लिकेशन है, क्या होगा, पर मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया के किसी भी टॉप एग्जामिनेशन JEE मेंस एडवांस, इनकी स्टडी यदि करना, तैयारी करना है आपको, तो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर जरूर देखना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देन थर्ड वन MTG पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स आती हैं, यू कैन गो थ्रू दैट, एक कोई पर बुक जो आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, JEE मेंस की, नीट की कर रहे हो तो नीट की एक बुक लेना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की है, बायो की भी है। दिशा पब्लिकेशन, इसकी बुक्स बहुत सारे टाइप की ले, मेरे हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए, लास्ट 20 ईयर्स के या 30 ईयर्स के या 36 ईयर्स के क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू वन डायमेंशनल मोशन और मोशन, ठीक है, तो आपको मोशन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कोई एकदम 10th और 9th और 11th बेसिस के आते हैं कि थोड़ा सा हायर ऑर्डर के आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के आते हैं तो किस टाइप के आते हैं, ठीक है। यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार कर रहे हो तो उसमें क्या सिंपल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पूछ लेता है, ठीक है, या उससे कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कोई क्वेश्चन आते हैं क्या उसमें, ठीक है। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यू शुड गो थ्रू दैट। और उस कैसे जाओगे आप, जब तक आपके पास लास्ट फ्यू ईयर्स के JEE मेंस के पेपर्स ना हो। तो एक और रिक्वायरमेंट जो MCQ बुक्स के साथ साथ है वो क्या है, लास्ट फ्यू ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, सभी की अवेलेबल है। आप MTG देखोगे तो उसमें अवेलेबल है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, सारी पब्लिकेशन के पास एक एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें चैप्टर वाइज लास्ट फ्यू ईयर के क्वेश्चन है, कोई ना कोई एक जरूर लेना चाहिए, ठीक है। ये सब बुक्स जो आपके पास हो गई, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी ये समय है इन बुक्स को इकट्ठा करने का। आप बहुत सारा पैसा बहुत सारी जगहों पर खर्च करते हैं, पर बुक्स पे खर्च किया गया पैसा कभी ख़राब नहीं होता, वो आपके काम आएगा, आपके बाद भी और लोगों को काम आएगा, ठीक है। और बुक से आप जितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, आप ऑनलाइन कंटेंट से बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जब तक वो कॉन्सेप्ट कहीं लिखा हुआ नहीं दिखता है, आप उसको और डेवलप करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऑनलाइन में एक बार आके किसी ने समझा के चला गया तो या तो आपको बार बार वीडियो देखना होगा या याद रखना होगा कि कौन से वीडियो में कौन से वाले पार्ट में उसने बताया था, ठीक है। बुक्स में शुरुआत में एक पूरी लिस्ट रहती है कंटेंट की, गो थ्रू दैट, आप बार बार हर बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें टिक मार्क लगा सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन जैसा आया हुआ है इंपॉर्टेंट है,
और इसीलिए बुक्स सबसे अच्छी फ्रेंड है आपकी। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप 11th-12th के साथ जेईई नीट कर रहे हो तो आप स्कूल का प्रेशर मिनिमम रखो, क्योंकि स्कूल का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वहाँ उतना ज़्यादा टाइम लगाओगे, होमवर्क करने में ज़्यादा टाइम लगाओगे। हो सकता है आपके 12th के रिजल्ट और अच्छे आएँ उससे, ठीक है, बट 12th में आपके यदि 95 आए हैं या 91 आए हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि आपकी रैंक 10,000 के अंदर आई है ऑल इंडिया रैंक, तो ये ज़्यादा वर्थवाइल है। तो सर्टेनली आपको फोकस करना चाहिए कि साथ साथ दोनों चीज़ों की साइमल्टेनियसली अच्छी तैयारी हो। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर एग्ज़ाम जब आपके स्कूल में होता है तो स्कूल के एग्ज़ाम्स को देने के लिए पूरे सिंसियरिटी के साथ दें, क्योंकि उससे इसकी आपकी राइटिंग एबिलिटी बनती है, ठीक है। साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट जो पढ़े हुए हैं क्या वो बिल्कुल सही है, ये भी आपको पता चलता है, ठीक है। तो एक तरीके से अपना खुद का टेस्ट है वो, पूरी ईमानदारी से दे। नंबर कम आते हैं तो गो थ्रू दैट चैप्टर अगेन एंड अगेन, ठीक है। और इसीलिए ये इसमें सेल्फ स्टडी का जो टाइम मैंने 6 आवर्स का बताया हुआ है, ये सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज भी करना है, कुछ नया जो आपने सोच के रखा है टॉपिक उसको स्टडी भी करना है, कोचिंग क्लासेस में जो चीज़ें बताई गई हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लगाना है। 3 चीज़ें, फोकस ऑन दीज ऑल थिंग्स। बोलने के लिए इस पर बहुत बड़ा टाइम है, मैं 2, 4, 5, 6 घंटे तक बोल सकता हूँ, ठीक है, और वो सारा इम्पॉर्टेंट ही होगा, लेकिन वीडियो छोटा सा बनाना है, ठीक। इसमें कोशिश की गई है कि छोटी सी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाएँ, ठीक। आपको बुक्स के बारे में बता दिया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस हो गया, आपके लिए कौन सा पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई, डिलीटेड पोर्शन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है तुम लोगों के लिए। डिलीटेड वो 2 साल पहले हुआ था, डिलीट होने के बाद नई बुक्स आ गई हैं एनसीईआरटी के, तो आपको तो पता ही नहीं डिलीटेड पोर्शन क्या है। फ्रैंकली स्पीकिंग यू डोंट नो विच पार्ट हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक। आपके सामने तो जो स्टैंडर्ड आपकी एनसीईआरटी बुक है वही है, लेकिन डिलीटेड पोर्शन था, और वो डिलीटेड पोर्शन के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि जेईई और नीट से वो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, यही कारण है कि अब क्वेश्चंस 5-5 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, सेकेंड एक आध पार्ट होता है, जैसे जेईई में 20+10, वो 10 में से आपको 5 करने होते हैं, ताकि यदि किसी के डिलीटेड पोर्शन में कोई पार्ट रहा हो तो उसको छोड़ दे, बाकी के 5 कर ले, ठीक है। लेकिन मेरा कहना क्या है कि डिलीटेड पोर्शन जनरली ईजी है, आप उसको पढ़ के रखें, ठीक, वो आगे भी काम आएगा आपके फ्यूचर में, और साथ ही साथ उसके 5 क्वेश्चन भी अब आपके बैंक में हैं जो आप कर सकते हो। तो पूरे 30 में से अब आपके पास चॉइस है कि आप कौन से 5 जो टफ वाले हैं, जो लॉन्गिश हैं। एक लंबा क्वेश्चन भले ही वो कितना इंटेलिजेंट है, ठीक, उसको करने से ज़्यादा भला है कि 4 ऑर्डिनरी क्वेश्चन किए जाएँ उतने टाइम में। यू विल गेट हाउ मेनी मार्क्स, 16, और जबकि एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन करोगे तो ओनली 4। 12 मार्क का डिफरेंस बहुत भारी होता है, ठीक है। ये आपका मेक और ब्रेक है, अंदर हो या बाहर हो, ठीक है, और इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें फिर एक बार और डिस्कस करेंगे अपन। उसके अलावा और आपके क्या क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप ज़रूर भेजें। रोज़ आपके मन में ढेरों क्वेश्चन आते हैं, गिव दैम टू मी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि उसके कुछ आंसर आपको दिए जाए, ठीक है। मीडियम कौन सा होना चाहिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किस में ज़्यादा अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, ये सारी चर्चा का विषय है, ठीक। चर्चा करते रहना चाहिए, लेकिन कम समय तक, तुरंत उसके बाद एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए और अगला वीडियो इसके ऊपर रहेगा, तब तक आप चर्चा करते रहें और मेरे को बताते रहें कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब जरूर करें, हम लोग 1000 के बहुत पास हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको आप जल्दी से जल्दी 1000 पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझ रहे होंगे इसी। ओके, तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहाँ जाना है, यूट्यूब पर जाना है, और वहाँ वीडियो कोचिंग क्लासेस यूनी इसको टाइप करना है, यू विल गेट दैट लिंक। मैं लिंक आपको व्हाट्सएप पर भी शेयर करूँगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीक, बाय।